हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मर्चेंट ऑफ नेवी। ये एक ट्रेजेडिक कॉमेडी है। ओके। और ये कब कंपोज्ड हुई, क्या इसके इम्पोर्टेंट एपिसोड्स हैं, क्या इसके करेक्टर्स हैं, क्या उनका रोल है। ठीक है, वैसे तो मैंने ये सारे नोट्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं आ रहा होगा। ओके, तो मैं आपको वीडियो के एंड में, या फिर अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर मैं दूसरी वीडियो में एज अ नोट्स मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, अब क्या होता है, हम समरी पे आते हैं। समरी में क्या होता है कि इसमें एक एंटोनियो नाम का लड़का है, एंटोनियो नाम का लड़का है, और उसका जो फ्रेंड है उसका नाम है बसैनियो। अब बसैनियो को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसे मांगने जाता है एंटोनियो के पास। एंटोनियो उसको बोलता है कि भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि मैंने तो सारे पैसे अपने शिप में लगा दिए हैं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो वो बोलता है भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तो मैंने सारे पैसे अपनी शिप में लगा दिए। तुम ऐसा करो, तुम चिंता मत करो, मैं किसी से उधार लेके तुम्हें पैसे दे देता हूँ। अब एंटोनियो पैसे लेने के लिए जाता है शाइलार्क के पास। अब यहाँ पे ना आप एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे क्रिश्चियन और ज्यूस के बीच में। तो जो एंटोनियो है वो क्रिश्चियन है, और जो शाइलार्क है वो ज्यूस है। अब ये दोनों क्या मतलब, उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था इन दोनों के बीच में। ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। इस पूरे नॉवल में आप बहुत देखेंगे कि इनके बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, अब क्रिश्चियन को एंटोनियो को जाना पड़ता है ज्यूस के पास कुछ पैसे उधार लेने, क्योंकि वो काम ही यही करता है, वो पैसा उधार देता है। लेकिन जब एंटोनियो स्काइलार्क के पास पैसे लेने के लिए जाता है तो स्काइलार्क बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें मतलब अब 3 महीने का टाइम देता हूँ। अगर 3 महीने में तुमने मेरा पैसा उधार दे दिया मुझे तो इट्स ओके है, जो भी ब्याज उस पर लगता है वो मैं तुमसे ले लूँगा। पर अगर 3 महीने से लेट अगर तुम करते हो तो फिर मैं तुम्हारे दिल में से, तुम्हारे मतलब सीने में से एक मांस का टुकड़ा निकाल लूँगा। ठीक है, और वो प्रॉपर इसके पेपर्स बनवाता है, उसे साइन करवाता है। अब एंटोनियो सोचता है 3 महीने का तो बहुत टाइम है, मैं तो इसको थोड़े बहुत दिन में ही पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, अब स्काइलार्क उसको पैसे दे देता है एंटोनियो को, और एंटोनियो बसैनियो को पैसे दे देता है। ओके, तो अब बसैनियो को पैसे चाहिए क्यों थे। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है कि एक पोर्शिया नाम की लड़की है। ठीक है, पोर्शिया नाम की लड़की का स्वयंवर चल रहा है। ठीक है, और बसैनियो पोर्शिया को पसंद करता है, इसीलिए वो उसके स्वयंवर में जाना चाहता है एज अ पार्टिसिपेंट। ठीक है, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता है और वो पोर्शिया से शादी करना चाहता है। तो जब वो वहाँ जाता है तो स्वयंवर चल रहा होता है, और उस टाइम जो पोर्शिया होती है वो अपनी सर्वेंट का नाम है यहाँ पे नेरिसा। ठीक है, नेरिसा को बोल रही होती है, पोर्शिया बहुत रिच होती है, एक राज्य परिवार से होती है। ठीक है, लेकिन वो बहुत दुखी होती है, उसके पास पैसा तो बहुत होता है पर वो दुखी होती है। और वो अपनी सर्वेंट नेरिसा से कहती है कि मतलब मेरे पिताजी तो मर गए यार, और मतलब मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल गए हैं उन्होंने क्या प्रॉब्लम डाली थी कि पोर्शिया से शादी वही कर सकता है जो 3 पहेली को सॉल्व करेगा। ठीक है, मतलब पहेली तो एक ही है पर उसके जो चढ़ाव है वो 3 है। ठीक है, अब वो पर जो उसकी सर्वेंट होती है वो उसको दिलासा देती है कि नहीं यार, कोई तो होगा जो मतलब इस पहेली को सॉल्व करेगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत स्वयंवर हो चुके थे और कोई भी उस पहेली को नहीं क्लियर कर पाता था। अब पोर्शिया को लगता था कि कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन वो भी बसैनियो को पसंद करती थी और वो चाहती थी कि बसैनियो इस पहेली को सॉल्व करे। अब बसैनियो वहाँ पे जाता है और वो स्वयंवर में देखता है, क्या देखता है कि भाई स्वयंवर में तो बहुत जगह के राजा आए हुए हैं। ठीक है, और पहेली में क्या है, एक गोल्ड का बॉक्स है, एक सिल्वर का बॉक्स है और एक नॉर्मल बॉक्स है। ठीक है, वुडन का और इसका बॉक्स है। तो अब एक राजा आता है, वो गोल्ड का बॉक्स चुन लेता है, वो फेल हो जाता है, वो चला जाता है। दूसरा राजा आता है, वो भी फेल हो जाता है, वो सिल्वर का बॉक्स चुन लेता है और वो भी फेल हो जाता है।
अब बिसेनियो की बारी आती है। पोर्शिया को पता होता है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि ये भी क्लियर कर पाएगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब एक ने गोल्ड का चुना और एक ने सिल्वर का, तो जाहिर सी बात है वो तो वही मतलब थर्ड वाला ही चुनेगा, ठीक है, नॉर्मल सा बॉक्स। लेकिन जो ये पहेली थी ना, वो सबके सामने नहीं सुलझाई जा रही थी। मीन्स बिसेनियो को नहीं पता था कि 3 बॉक्स में से कौन सा सही है, उन्होंने कौन सा चुना, इसलिए वो बाहर हो गए। बिसेनियो को नहीं पता था। अब वो जब वहाँ पे जाता है तो वो जीत जाता है, वो थर्ड बॉक्स चुनता है। थर्ड बॉक्स चुनने के बाद वो बहुत खुश होता है, वो जीत जाता है और उसकी पोर्शिया से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो बहुत खुश होते हैं, राज्य में ही रह रहे होते हैं। तभी उसके फ्रेंड का मैसेज आता है उसके पास। इट मीन्स देखो, उस टाइम मैसेज, फ़ोन तो ऐसा कुछ होता नहीं था, बट वो किसी के ज़रिए मैसेज पहुंचाता है कि जो उसके शिप्स हैं, जिस जहाज में उसने पैसे लगाए थे, जिन शिप्स में उसने पैसे लगाए थे, वो सारे डूब गए हैं। और जो स्काईलार्क है, वो उससे पैसे मांग रहा है और 3 महीने पूरे हो चुके हैं। और अब जो उसका केस है, जो उसने प्रॉपर कागज बनवाए थे, साइन करवाए थे, वो कोर्ट में ले गया है। और वो बिसेनियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो वापस आके एंटोनियो को बचाए और उसकी हेल्प करे। ये बात सुन के बिसेनियो बहुत घबरा जाता है और वो वापस एंटोनियो के पास आना चाहता है। पोर्शिया ये सब देखकर समझ जाती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। पोर्शिया बिसेनियो को बहुत सारा पैसा देती है कि तुम जाओ और ये पैसा जाके स्काईलार्क को दे दो, ताकि तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों ही सेफ हो जाएं। ठीक है, अब वो पैसा तो दे देती है लेकिन यहाँ पे स्काईलार्क पैसा लेने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसको तो वैसे भी क्रिश्चियन से, क्योंकि वो ज्यूइश था, उसको क्रिश्चियन से नफरत थी, वो तो एक बदला लेना चाहता था। ठीक है, इस दौरान एक घटना और घटी थी जिसकी वजह से स्काईलार्क और भी ज़्यादा गुस्से में हो गया था। उसकी एक बेटी थी जेसिका। ठीक है, अब जेसिका, वो ज्यूइश थी, वो एक क्रिश्चियन के साथ भाग गई थी जिसका नाम था लॉरेंस। ठीक है, उसको अपनी बेटी के भागने का इतना दुख नहीं था, उसको इस बात का दुख था कि एक तो वो उसका सारा पैसा ले गई। मतलब पूरे नॉवल में जब उसकी बेटी भाग गई है तो एक बार भी उसने ये नहीं बोला कि मेरी बेटी भाग गई, कहाँ होगी, किसके साथ गई है, कैसी होगी, मतलब ये कुछ भी नहीं है। बस यही है कि उसको बहुत दुख था कि उसका पैसा चला गया, वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था और अपनी बेटी की उसको कोई भी फिक्र नहीं थी। अब वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि मतलब क्रिश्चियन से तो वो वैसे भी नफरत करता था और ये उसकी बेटी भी एक क्रिश्चियन के साथ भाग गई, इससे उसको और गुस्सा आ गया था। अब तो वो सिर्फ बदला चाहता था और वो कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं चाहता था, जबकि पोर्शिया ने 10 गुना पैसा देने के लिए बोल दिया था, बट फिर भी स्काईलार्क पैसा लेने के लिए तैयार नहीं था। अब क्या होता है कि जो एंटोनियो का लॉयर होता है, ठीक है, एंटोनियो को लगता है कि ये मुझे नहीं बचा पाएगा और मतलब उसको लगता है कि अब तो मैं मरूंगी, क्योंकि दिल से एक मांस का टुकड़ा निकालना, दैट मीन्स कोई भी इंसान नहीं बचेगा। उसको लगता है अब तो मैं गया। लेकिन जब बिसेनियो पोर्शिया को ये सारी बात बताता है तो पोर्शिया वहाँ से आती है एक वकील बन के। ठीक है, जो एंटोनियो का वकील होता है उसको बोलती है कि मैं आपकी जगह पे ये केस लड़ना चाहती हूँ और प्लीज़ मुझे ये केस लड़ने दें। ठीक है, तो वो उसके जगह केस लड़ने जाती है और वो वहाँ पे एक सॉन्ग सुनाती है बहुत ही दुख भरा। ठीक है, तो सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और वो ये पर फिर भी स्काईलार्क नहीं मानता। तो पोर्शिया बोलती है ठीक है, तुमने इस कागज में जो शर्तें रखी हैं वो ये रखी हैं कि तुम एंटोनियो के बॉडी पार्ट में से, हार्ट के पास में से 1 पाउंड मांस निकालोगे, बट ये कहीं भी नहीं लिखा है कि 1 बूंद भी खून निकलेगा। तो तुम ऐसा कर सकते हो पर 1 बूंद भी खून नहीं निकलना चाहिए, और अगर तुम ऐसा करते हो तो दैट मीन्स तुमने किसी को मारने की कोशिश करी है और जो इसकी सजा है वो बहुत बड़ी है, तुम्हें उसको झेलना पड़ेगा। एंड अब स्काईलार्क सोच के थोड़ा वो हो जाता है और वो फिर मान जाता है। काफ़ी मशक्कत करने के बाद पोर्शिया उसको मना लेती है, तो स्काईलार्क मान जाता है। लेकिन जो वहाँ का लॉ है उस हिसाब से अगर कोई इंसान किसी को मारने की कोशिश करता है या उसके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाता है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो
जिसके खिलाफ वो केस लड़ रहा होता है या जिसके खिलाफ वो उसकी जान लेने वाला होता है उसके नाम हो जाती है। दैट मीन्स अब स्काईलार्क का सब कुछ एंटोनियो का होने वाला था। स्काईलार्क को बहुत टेंशन हो जाती है, लेकिन स्काईलार्क मना कर देता है और वो उसकी सारी प्रॉपर्टी किसको दे देता है, उसकी बेटी जेसिका को। अब क्या होता है, तभी पता चलता है कि उसकी जो शिप्स डूब गई थी वो डूबी नहीं थी, वो गलत न्यूज़ थी और उसकी शिप्स किनारे पे आ गई हैं। वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि हैप्पी एंडिंग, बिसेनियो को भी पोर्शिया मिल जाती है और एंटोनियो को भी मतलब जो भी उसका केस चल रहा होता है वो सॉल्व हो जाता है और उसकी शिप्स भी बाहर आ जाती हैं, दोनों खुश रहने लगते हैं। ओके, तो हमारी नावल यहाँ पे ख़त्म होती है। नावल बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, आप इसको रीड करेंगे। देखिए क्या होता है ना कि जो नावल होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, हम उसको एक टाइम में, एक दिन में, 2 दिन में भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं उसके साथ जॉब भी कर रहे हैं या अपना कुछ अलग से कुछ कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी नॉवेल्स को रीड करें, ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि वो सिर्फ समरी को सुन के, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना तो सब मतलब बहुत ही अपने में एक कला है और वो इंडियंस के पास तो बहुत ही है, ठीक है। तो ठीक है, समरी काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो मैंने आपको सारी समरी बता दी है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि मेन कैरेक्टर कुछ ही थे, जैसे एंटोनियो, बिसेनियो, पोर्शिया, उसकी सर्वेंट नेरिसा, लॉरेंस, जेसिका, स्काईलार्क, ठीक है, लेकिन और अदर्स भी कैरेक्टर हैं, जैसे कि वो लॉयर कौन था जिसके जगह पे पोर्शिया लॉयर बन के गई थी, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और जिन लोगों ने जेसिका और लॉरेंस को भगाने की साजिश रची थी, जिन्होंने उनको भगाया था, उनके नाम, ठीक है, तो वो सारे मैंने लिख रखे हैं और उनके आगे उनको एक्सप्लेन भी करा हुआ है काफ़ी इजी वे में। दैट मीन्स अगर आप उसको रीड भी कर लेंगे ना जस्ट, तो आप ये समझिए कि नॉवल कंप्लीट पूरी, ठीक है। समरी को आप अपने माइंड में रखें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप जस्ट उसको रीड कर लें, वही काफ़ी हो, ठीक है। तो हमारी नावल यहाँ पे ख़त्म होती है। बाय फ्रेंड्स। सो आप सब लोग खुश रहें, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। सो बाय बाय।